हम कल संबंध के महत्व को समझ रहे थे, रिलेशनशिप के महत्व को, और कैसे हम अतीत में जीते हैं और अगर संभव हो तो खोज करना कि क्या व्यक्ति खुद के जीवन में संपूर्ण परिवर्तन ला सकता है। क्रांतिकारी परिवर्तन, मूल परिवर्तन हमारे जीवन जीने के तरीके में। और हम साथ मिलकर इस प्रश्न का परीक्षण करने जा रहे हैं कि चेतना में क्या छिपा है। मस्तिष्क की गहरी परतों में, जिसे सामान्यतः अचेतन कहा जाता है, क्योंकि हमें खुद में, जिस कारण समाज में भी क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की चिंता है। भौतिक क्रांति, जिसकी आज के समय पूरी दुनिया में हर कोई वकालत कर रहा है, वो भौतिक क्रांति इंसान में मूल परिवर्तन नहीं ले आता। हालांकि ये जरूरी है कि भ्रष्ट समाज, जिस समाज सोसाइटी में करप्शन चलता है, भ्रष्टाचार चलता है, जैसा ये देश, यूरोप और भारत और बाकी के, वहाँ समाज के ढांचे में ही मूलभूत बदलाव जरूरी है। और अगर इंसान खुद ही भ्रष्ट हो तो उसकी गतिविधि, वो चाहे कितना ही उत्तम परफेक्ट ढांचा क्यों ना हो, उस पर काबू पा लेगा, उसे भी भ्रष्ट कर देगा। इसीलिए ये अत्यधिक आवश्यक है कि वो इंसान बदले। और क्या ये बदलाव समय की प्रक्रियाओं द्वारा लाया जा सकता है? अनुक्रमिक, क्रमशः इसे प्राप्त किया जाए। क्या ये हो सकता है? धीरे धीरे, पूरी तरीके से बदलना, या फिर बदलाव, परिवर्तन तुरंत, तत्काल, तत्क्षण ही हो सकता है, जगह ले सकता है, आ सकता है। और वही हम साथ मिलकर परीक्षण करने वाले हैं। व्यक्ति देखता है कि खुद में बदलाव, परिवर्तन होना चाहिए। व्यक्ति जो ज्यादा संवेदनशील, ज्यादा सचेत, ज्यादा बुद्धिमान है, जागरूक है कि वह गहराई में टिकाऊ, जीवंत परिवर्तन की जरूरत है। और चेतना की जो सामग्री है, चेतना में जो अंतर्निहित है, जो चीजें उसमें शामिल है, वही चेतना है। वो दो अलग अलग नहीं है जो प्रत्यारोपित किया गया है। जो चेतना में शामिल है वही चेतना को बनाता है। और चेतना में परिवर्तन लाने के लिए दोनों, जो दिखाई देता है और जो छिपा है, क्या ये परिवर्तन विश्लेषण पर निर्भर है? क्या ये समय पर निर्भर है? क्या ये परिवर्तन दबाव पर, प्रेशर पर निर्भर है? या परिवर्तन पूरी तरह से आत्मनिर्भर, स्वतंत्र रूप से होगा, दबाव, तनाव या जबरदस्ती के बिना? क्या आप जानते हो कि इस सवाल में जाना मुश्किल होगा, क्योंकि ये सवाल जटिल है। और मुझे आशा है कि जो कहा जा रहा है, हम दोनों उसे साझा करेंगे। मैं अच्छे से नहीं जानता कि ये संपूर्ण व्यापार शुरू कहाँ से करें। क्या आपको पता है?
देखिए, जब तक कोई इस मुद्दे में बहुत गंभीरता से नहीं जाता, जो सच में मुश्किल में खड़ा हो, जो तकलीफ लेने के लिए खड़ा हो, एक रुचि के साथ, एक जुनून के साथ, तो मुझे डर है कि हम ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएंगे। दूर समय या अंतर के रूप में नहीं, पर खुद के भीतर बहुत गहराई में, जिसके लिए व्यक्ति के पास जुनून का होना, महान ऊर्जा का होना जरूरी है। और हम में से ज्यादातर संघर्ष में, टकराव में हमारी ऊर्जा को खो देते हैं। और जब हम इस पूरे अस्तित्व के व्यापार का परीक्षण कर रहे हैं, तो आपके पास ऊर्जा होनी चाहिए। और ऊर्जा परिवर्तन की संभावना के साथ आती है। अगर वहां परिवर्तन की संभावना नहीं, तो ऊर्जा व्यर्थ जाती है। हम सोचते हैं कि हम संभवतः नहीं बदल सकते। हम चीजों को वैसा ही स्वीकार लेते हैं जैसी वे है, जिस कारण खिन्न चित्त के साथ, निराशा के साथ जीते हैं, कंफ्यूजन के साथ, अनिश्चितता, अस्पष्टता के साथ। और संपूर्ण रूप से परिवर्तन लाना संभव है। और वही हम परीक्षण करने जा रहे हैं। और अगर आप बोलने वाला जो कह रहा है उसका अनुसरण नहीं करते, पर उसके शब्दों का इस्तेमाल एक आईने के रूप में कर रहे हो, खुद को देखने के लिए, खुद का अवलोकन करने के लिए और खोजबीन करने के लिए, जुनून के साथ, रुचि के साथ, संपूर्ण प्राण ऊर्जा के साथ, तब शायद हम ऐसे पॉइंट पर आ पाएंगे, वो भी बिना किसी प्रकार के प्रयास के, बिना किसी उद्देश्य के, जिस पॉइंट पर संपूर्ण परिवर्तन जगह लेता है। जैसा कि हम कह रहे थे कि वह हमारे खुद के बारे में न केवल सतही ज्ञान है, बल्कि वह गहराई में छिपी हमारी चेतना की चीजें है, सामग्री है। और व्यक्ति कैसा उन चीजों का परीक्षण करे, कैसे व्यक्ति उसे उजागर करे जो छिपी है, अनावृत करे, चेतना के सारे विषयों को, सामग्री को। क्या इसे एक एक करके धीरे धीरे किया जाना चाहिए, या इसे तत्काल ही अनावृत एक्सपोज किया जाना चाहिए और तत्काल समझा जाना चाहिए तुरंत, जिस कारण संपूर्ण विश्लेषणात्मक प्रक्रिया का अंत हो जाता है। अब हम इस विश्लेषण के सवाल में जा रहे हैं। मेरे लिए, बोलने वाले के लिए, विश्लेषण कर्म को, क्रिया को, एक्शन को नकार है, इनकार है। कर्म, क्रिया, एक्शन जो हमेशा वर्तमान में होती है, केवल गतिमान वर्तमान में। एक्शन का मतलब ही है कर रहा है, ना कि किया है या करने वाला है। विश्लेषण उस गतिशील वर्तमान क्रिया को, एक्शन को रोकता है, क्योंकि विश्लेषण में वह समय शामिल है जिसमें धीरे धीरे एक एक परत खोलना और हर परत का परीक्षण करना होता है, हर परत के सामग्री का
विश्लेषण करना। और अगर विश्लेषण पूर्ण नहीं है, सत्य नहीं है, संपन्न नहीं है, तो वो विश्लेषण अपूर्णता के कारण ज्ञान को पीछे छोड़ेगा, जो कि संपूर्ण नहीं है, और अगला विश्लेषण उससे निकल आएगा जो अपूर्ण है। क्या आप ये सब समझ पा रहे हो? देखिए, मैं खुद का परीक्षण कर रहा हूं, विश्लेषण कर रहा हूं, और अगर मेरा विश्लेषण पूर्ण ना हो, सत्य ना हो, तब फिर जो मैंने विश्लेषण किया, छानबीन की, वो ज्ञान बन जाता है, जिसके साथ मैं अगली परत का विश्लेषण करने निकलता हूं, और आगे भी। इस प्रक्रिया में हर विश्लेषण अपूर्ण बन जाता है और आगे के टकराव पर निकल पड़ता है। लगातार टकराव, जिस कारण कोई एक्शन, कोई क्रिया नहीं हो पाती। क्या मैं जारी रखूं? और विश्लेषण में वह विश्लेषक है और विश्लेषण है, व्याख्या है। चाहे विश्लेषक पेशेवर हो या हमारे जैसा कोई साधारण व्यक्ति हो, वह ये द्वंद्व है, विश्लेषक और विश्लेषण करना। विश्लेषण करना कुछ ऐसा जो वो सोचता है कि उससे अलग है। और विश्लेषक क्या है? वो भूतकाल है, वो एकत्रित हुआ ज्ञान है जो उसने सब चीजों का विश्लेषण करके जमा किया है, और उस ज्ञान के साथ जो कि अतीत है, वो जो वर्तमान है उसका विश्लेषण करता है। तो उस प्रक्रिया में वह टकराव है, संघर्ष है, जिसमें पक्का करना, पुष्टि करने का या जबरदस्ती करने का संघर्ष है, जिसका वो विश्लेषण कर रहा है। और विश्लेषण में वह स्वप्न की संपूर्ण प्रक्रिया है। पता नहीं कि आप खुद में कभी इसमें गए हैं या नहीं, या शायद आपने दूसरे लोगों ने लिखी किताबें पढ़ी हो, जो कि बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि तब आप केवल दोहराते हो जो दूसरे लोगों ने कहा, वही बार बार दोहराते हो, चाहे वे कितने ही प्रसिद्ध विशेषज्ञ क्यों ना हो। पर अगर आप वे सब किताबें नहीं पढ़ते, जैसे कि बोलने वाला नहीं पढ़ता, क्योंकि वे किताबें बोरिंग है, उबाऊ है, फिर आपको खुद से ही खोजबीन करनी पड़ती है, तब फिर वो और भी ज्यादा आकर्षक बनता है, असली बनता है, सीधा सत्य। विश्लेषण की प्रक्रिया में सपनों की दुनिया है, और जैसे जरूरी पड़ता है वैसे हम सपनों का स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि पेशेवर प्रोफेशनल लोगों ने कहा है कि हमें सपने देखने ही चाहिए, नहीं तो आप पागल हो जाओगे। और उसमें थोड़ा सत्य है। क्या है सपने? क्योंकि ये सब जिसमें हम खोजबीन कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि हम खोजने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या संपूर्ण मूल परिवर्तन संभव है या नहीं। जब वहां इतना ज्यादा कंफ्यूजन हो
अस्पष्टता हो, दुनिया में इतनी पीड़ा हो, नफरत हो, आक्रामकता हो, जहां करुणा का कोई स्थान नहीं। व्यक्ति को निश्चित ही, अगर व्यक्ति गंभीर हो तो इस सब में खोजबीन करनी चाहिए। और हम ये खोजबीन केवल बौद्धिक मनोरंजन के लिए नहीं कर रहे। हम सच में खोजने का प्रयत्न कर रहे हैं कि क्या बदलाव, परिवर्तन लाना संभव है। अगर हम परिवर्तन की संभावना को देखते हैं तो तब हमारे पास परिवर्तन के लिए, बदलाव के लिए ऊर्जा भी है। और अगर हम कहते हैं कि ये संभव नहीं, तो वो ऊर्जा व्यस्त हो जाती है। तो हम इस सवाल में खोजबीन कर रहे हैं कि क्या विश्लेषण संपूर्ण क्रांति को ला सकता है या नहीं, या ये केवल बौद्धिक मनोरंजन है जो एक्शन का, क्रिया का वर्जन है, आनाकानी है, एक्शन को टालना है। जैसे हम कह रहे थे, विश्लेषण में निहित होता है सपनों की दुनिया में प्रवेश करना। और सपने क्या है, कैसे ये सपने अस्तित्व में आते हैं, पता नहीं कि आप इसमें गए हैं या नहीं। अगर आप इसमें गए हो तो आप देखोगे कि सपने हमारे रोज के जीवन का ही विस्तार है, जो आप दिन में कर रहे हो। सभी शरारतें, भ्रष्टाचार, दुराचार, नफरत, कुछ देर की संतुष्टि, मज़े, महत्वाकांक्षाएं, अपराध की भावना, ग्लानि और बाकी सब, वो सब सपनों की दुनिया में जारी रहता है, केवल चिन्हों के रूप में, छवियों, चित्रों के रूप में। और छवियां, चित्रों का अनुवाद, व्याख्या होती है, और उसका सारा उपद्रव, कल्पना, अयथार्थता अस्तित्व में आती है। हम कभी नहीं पूछते कि व्यक्ति को सपने देखना ही क्यों। व्यक्ति ने सपनों को जरूरी जीवन के हिस्से के रूप में स्वीकार लिया है। अब हम खुद को पूछ रहे हैं, अगर आप मेरे साथ हो तो आप सपने देखते ही क्यों हो? क्या यह संभव है कि जब आप सोने जाते हो तब ऐसे मस्तिष्क का होना जो पूरी तरह से चुप हो, क्योंकि वह चुप अवस्था ही है जो अपने आप को नया, ताज़ा करती है। वो खुद को उसकी सारी सामग्री से खाली कर लेती है ताकि वो युवा, ताज़ा रहे, निर्णायक रहे, ना कि कंफ्यूज्ड, अस्पष्ट। और अगर सपने रोज के जीवन जीने का ही विस्तार है, रोज के पीड़ा का, रोज की चिंता का, सुरक्षा पाने की चाह का, लगाव का, तो अनिवार्य रूप से सपने अपने प्रतीकों के रूप में आएंगे ही। क्या ये स्पष्ट है ना? तो जब व्यक्ति पूछता है कि सपने देखना ही क्यों, क्या दिमाग की कोशिकाएं चुप हो सकती है, ना कि दिन भर के संपूर्ण व्यवहार को चलाते ही जाना? उसे खोजने के लिए एक प्रयोग के रूप में वक्ता जो कह रहा है उसका स्वीकार ना करते हुए, और कृपया ये मत करो, स्वीकार मत करो, क्योंकि हम साथ साथ साझा कर रहे हैं, हम शेयर कर रहे हैं। तो प्रयोग के रूप में खोजने के लिए आप इसकी जांच दिन में संपूर्णता से जागरूक रहकर कर सकते हो।
अपने विचारों को देख रहे हो, अपने उद्देश्यों को देख रहे हो, जिस तरह से आप चलते हो उसे, जिस तरह से आप बातचीत करते हो। जब आप ऐसे जागरूक होते हो तो वह अचेतन की गहरी परतों के संकेत होते हैं, क्योंकि तब आप उजागर कर रहे हो, उसे प्रकाश में ला रहे हो, एक्सपोज कर रहे हो, छिपे चिंताओं को, उद्देश्यों को इत्यादि आमंत्रित कर रहे हो, अचेतन की सामग्री को प्रकाश में ला रहे हो। तो जब आप सोने जाते हो तो आप पाओगे कि आपका मस्तिष्क, दिमाग मन को पकड़कर असाधारण रूप से चुप है। वो सच में आराम में है, क्योंकि दिन में जो आप कर रहे थे उसे आपने पूर्ण कर लिया, समाप्त कर लिया। जो कि है, पता नहीं कि आपने कभी किया है या नहीं। अगर आप दिन भर के व्यापार को लेते हो, जैसे आप सोने जाते हो, तो जब आप लेट जाते हो तो आप दिन भर की सारी गतिविधियों से गुजरते हो। दिन भर क्या हुआ उसका स्मरण करते हो, है ना? मुझे वो करना चाहिए था, अगर मैं उस तरह से नहीं बोलता तो बेहतर रहता, या काश मैं वो नहीं कहता। जो कि है कि जब आप दिन भर के व्यापार से गुजरते हो, चीजें जो दिन में हुई, तो तब हम ऑर्डर लाने का प्रयास करते हैं, एक क्रम ले आने का प्रयास करते हैं। कृपा करके इस पर थोड़ा ध्यान दें। आप नींद में जाने से पहले ऑर्डर लाने का प्रयास करते हैं, और अगर आप नींद के पहले ऑर्डर, क्रम नहीं ले आते, तो मस्तिष्क ऑर्डर लाने का, क्रम में लाने का प्रयत्न करता है नींद में, जब आप सो रहे होते हो। क्योंकि दिमाग केवल ऑर्डर में ही, क्रम में ही उत्तम तरीके से, सही तरीके से काम कर सकता है। दिमाग पूरी तरह से, संपूर्णता से तभी कार्य कर सकता है जब वो ऑर्डर में हो, क्रम में हो, ना कि डिसऑर्डर में, अक्रम में, गड़बड़ी में। जब वह संपूर्ण ऑर्डर होता है तो दिमाग बिल्कुल कुशलता के साथ काम करता है, चाहे वो ऑर्डर, वो क्रम न्यूरोटिक हो, विक्षिप्त हो, या तर्कसंगत हो, विवेकशील हो। क्या आप ये सब समझ रहे हो? क्योंकि न्यूरोसिस में, विकार में, तर्कहीनता में, असंतुलन में वह क्रम है, ऑर्डर है, और दिमाग उस क्रम को स्वीकारता भी है। और अगर आप दिन भर की हर एक चीज का स्मरण लेते हो नींद में जाने से पहले, तो आप ऑर्डर लाने का प्रयास कर रहे हो, जिस कारण दिमाग को, जब आप सो रहे होते हो, तब ऑर्डर लाने की, क्रम लाने की जरूरत नहीं। और अगर आप ये क्रम दिन में हर मिनट में, हर पल में ले आते हो, भीतर से भी और बाहर से भी, बाहर से मतलब आपके बारे में डिसऑर्डर, क्रूरता, उदासीनता, तंगी, गंदगी, झगड़े, राजनेता और उनके छल, आप जानते हो जो सब चल रहा है,
और आपका अपनी पत्नी से, पति से संबंध, या अपनी गर्लफ्रेंड से, बॉयफ्रेंड से, हर चीज को लेकर दिन में जागरूक होना, बिना उसमें उसमें सुधार लाने की कोशिश के बगैर, उसमें बदलाव लाने की कोशिश के बिना, सही करने के प्रयास के बिना जागरूक होना। जिस भी क्षण आप उसे बदलने की, उसे सही करने की कोशिश में प्रयास करते हो, तो आप उसमें डिसऑर्डर ले आते हो, उसमें अक्रम ले आते हो। लेकिन अगर आप सिर्फ जो वास्तव में है उसे केवल देखते हो, तो जो है वो क्रम है, वो ऑर्डर है। केवल तभी जब आप जो है उसे बदलने की कोशिश करते हैं, तभी आप उसमें अक्रम, डिसऑर्डर ले आते हैं। क्योंकि आप उसे बदलने की कोशिश आपके उस ज्ञान के द्वारा कर रहे हो जो आपने अब तक अतीत से जमा करके रखा है। जो ज्ञान भूतकाल है, अतीत है। और आप जो है, जो कि अतीत नहीं है, उसे उस हिसाब से बदलना चाह रहे हो जो आप अब तक सीखे हो, जिस कारण वह टकराव है, विरोधाभास है, अक्रम है, डिसऑर्डर है। बराबर? क्या आप समझ रहे हो? मुझे आशा है कि आप भी वक्ता की इतनी ही मेहनत ले रहे हो। क्या मैं मेरा कोट उतार सकता हूं? तो दिन में अगर आप जागरूक हो अपने विचारों के तरीकों को लेकर, अपने उद्देश्यों को लेकर, पाखंड को लेकर, दोहरी बातों को लेकर, करना कुछ और कहना कुछ और सोचना कुछ और, धोखा, छल, मुखौटा जो आप लगाते हैं, तरह तरह के कपट, झूठ, चालाकियां जो बिल्कुल लगे हाथ तैयार ही है। अगर दिन में इस सब को लेकर अगर व्यक्ति जागरूक है, तो आपको सोने जाते समय दिन भर के स्मरण की कोई जरूरत नहीं बचती, क्योंकि आप हर पल, हर मिनट क्रम, ऑर्डर ला रहे हैं। फिर जब आप सोने जाते हो तो पाओगे कि आपकी दिमाग की कोशिकाएं जो अतीत को अंकित करती जाती है, रिकॉर्ड करती जाती है और उस अतीत को पकड़े रखती है, वो कोशिकाएं बिल्कुल चुप हो जाती है, शांत, आराम में। और उसके बाद आपकी नींद पूरी तरह से अलग बन जाती है। उस नींद में आपका मस्तिष्क, जब हम मस्तिष्क इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें पूर्ण तंत्र प्रणाली, तंत्रिकाएं, जीव, दिमाग, ममता, संपूर्ण मानवीय ढांचा मस्तिष्क है। जब हम उस शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा उससे ये संपूर्ण अर्थ है, कोई अलग हिस्सा, टुकड़ा नहीं। मस्तिष्क में शामिल है बुद्धि, हृदय, दिल, सारी नसें। तो तब जब आप सोने जाते हो, तब विश्लेषणात्मक प्रक्रिया
पूरी तरह से खत्म हो जाती है। और फिर जब आप उठते हो तो आप चीजों को बिल्कुल वैसा ही देखते हो जैसी वे वास्तव में हैं, ना कि आपकी उनके बारे में व्याख्या या उसे बदलने की इच्छा के साथ। तो विश्लेषण बोलने वाले के लिए एक्शन को, क्रिया को होने से रोकता है। और एक्शन, क्रिया निश्चित रूप से आवश्यक है। अब इस क्रांतिकारी परिवर्तन को लाने के लिए विश्लेषण मार्ग नहीं है। जो वक्ता कहता है उसका स्वीकार मत करो कृपा करके, लेकिन खुद के लिए इसका अवलोकन खुद कीजिए। सीखिए इसके बारे में, मुझसे नहीं, खुद देखकर सीखिए। विश्लेषण के संपूर्ण आशय को, उसके फंसाव को समय, विश्लेषक और विश्लेषण। विश्लेषक वो ही है जो विश्लेषण है, और हर विश्लेषण पूर्ण होना चाहिए, नहीं तो ये अगले विश्लेषण को बिगाड़ता है, विकृत करता है। तो संपूर्ण विश्लेषण की प्रक्रिया को देखते हुए, चाहे वो अंतर्दर्शनात्मक हो, आत्मपरीक्षण विषयक हो या बौद्धिक विश्लेषण हो, वो पूरी तरह से गलत है। ये विश्लेषण कोई मार्ग नहीं है। हो सकता है जो लोग थोड़े बहुत या पूरे असंतुलित हो, उनके लिए ये हो सकता है आवश्यक हो, और हम में से ज्यादातर असंतुलित है ही। तो विश्लेषण कोई मार्ग नहीं है। तो हमें चेतना की संपूर्ण सामग्री को बिना विश्लेषण के अवलोकन करने का मार्ग खोजना है। क्या आप इसे समझ रहे हो? अगर आप इसमें जाते हो तो यह बहुत मजेदार है, क्योंकि तब हर वो चीज जो इंसान की कही हो उसे आप ठुकरा देते हो, उसका अस्वीकार करते हो। नहीं नहीं, कृपया हंसिए मत, क्योंकि तब आप अकेले खड़े रहते हो। फिर आप खुद खुद के लिए खोजते हो, जो कि प्रामाणिक है, असली है, सत्य है। किसी प्रोफेसर पर, मनोविज्ञानी पर, विश्लेषक इत्यादि पर निर्भर हुए बिना। तो व्यक्ति को विश्लेषण के बिना अवलोकन करने का मार्ग खोजना होगा। मैं इसमें जाने वाला हूं। मुझे आशा है कि आपको इससे कोई तकलीफ नहीं है ना? ये कोई ग्रुप थेरेपी, समूह चिकित्सा नहीं है। ये कोई ओपन कन्फेशन, खुली पाप स्वीकार पीठिका नहीं है कि बोलने वाला विश्लेषण कर रहा है और आपको शानदार, अद्भुत इंसान बना रहा है। आपको खुद ही ये करना पड़ेगा। और हम में से ज्यादातर लोग सेकेंड हैंड, थर्ड हैंड लोग हैं। ये बड़ा मुश्किल होने वाला है कि वो सब उखाड़ कर फेंकना जो पेशेवर, प्रोफेशनल लोगों ने हमारे दिमाग पर थोपा है, चाहे वो धार्मिक पेशेवर लोग हो या वैज्ञानिक हो। हमें खुद के लिए खोजना होगा। और अगर विश्लेषण मार्ग नहीं है, और जहां तक बोलने वाले का सवाल है, तो वो ये कहता है कि विश्लेषण मार्ग
नहीं है, क्योंकि उसने तार्किक रूप से उसे स्पष्ट भी किया है, समझाया है। तो अब कैसे व्यक्ति अपनी चेतना की संपूर्ण सामग्री का अवलोकन करे या परीक्षण करे, और वो संपूर्ण सामग्री क्या है, वो क्या चीज है जिनसे चेतना बनती है। दूसरों ने क्या कहा उसे मत दोहराइए। आपकी सामग्री क्या है, अंतर्निहित वस्तु क्या है। क्या कभी आपने इसे देखा? क्या कभी आपने इस पर ध्यान दिया? अगर आपने इसे देखा होगा तो क्या ये अलग अलग प्रकार की अंकित रिकॉर्डेड घटनाएं नहीं हैं? मज़े देने वाली, परेशानी देने वाली, क्या ये अलग अलग विश्वास नहीं हैं? परंपराएं, अलग अलग वैयक्तिक अनुस्मरण, यादें और जातीय पारिवारिक यादें, संस्कृति जिसमें व्यक्ति पला बढ़ा है, वो सब चेतना की सामग्री है ना? भारत में एक हिंदू के तौर पर पैदा हुआ, ब्राह्मण इत्यादि, उसके सारे रिवाजों के साथ, परंपराओं, अंधविश्वासों के साथ, विश्वासों के साथ, उसकी हठधर्मिता, कट्टरता के साथ, सिद्धांतों के साथ, हजारों सालों की संस्कृति स्टोर करके रखना, जमा करके रखना, और घटनाएं जो हर रोज घटती है, याददाश्त, अलग अलग दर्द, वेदना, नाखुशी, बेइज्जती, अपमान, वो सभी रिकॉर्ड होता है, छप जाता है, और उसकी सभी सामग्री मेरी चेतना है, जैसे आपकी चेतना है। कैथोलिक या प्रोटेस्टेंट के तौर पर इस पश्चिमी दुनिया में रहते हुए और ज़्यादा और ज़्यादा और भी ज़्यादा की खोज में, महान सुख की दुनिया, मज़े की, मनोरंजन की, संपत्ति दौलत की, लगातार टीवी की आवाज़, चित्र, क्रूर, हिंसा, वो सब आप हो, आपकी सामग्री है। और कैसे वो सब अनावृत किया जाए, एक्सपोज किया जाए, कैसे वो प्रकट हो, और उसको अनावृत करने में क्या हर घटना का परीक्षण होगा, हर वारदात का, हर परंपरा का, हर घाव का, हर दर्द का? क्या आप समझ रहे हो एक एक करके? या फिर क्या इसे संपूर्णता से एक ही साथ देखा जा सकता है? क्या आप समझ रहे हो? अगर इसका एक एक करके परीक्षण किया जाना चाहिए तो आप विश्लेषण की दुनिया में प्रवेश कर रहे हो, फिर वहां उसका कोई अंत नहीं है। आप विश्लेषण करते करते ही मर जाओगे, और विश्लेषण करने वाले को बड़ी मोटी रकम देकर जाओगे, अगर वही आपका मजा हो तो। या फिर एक साथ संपूर्णता में देखा जाए। अब हम खोजने जा रहे हैं कि इन अलग अलग टुकड़ों को कैसे देखें, जो टुकड़े चेतना की सामग्री है, संपूर्णता से, विश्लेषणात्मक रूप से नहीं। क्या हम एक दूसरे से संवाद में हैं? तो हम खोजने जा रहे हैं
कि अवलोकन कैसे करें। जिस अवलोकन में, जिस देखने में किसी भी तरह का विश्लेषण ना हो, जो कि है हमने हर चीज को, वृक्ष को, आकाश को, पत्नी पति को, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को, हर चीज को एक अवलोकनकर्ता और दृश्य के रूप में देखा है। एक देखने वाला और दूसरा वो जो उसे दिखाई पड़ रहा है। बराबर। कृपया इसे थोड़ा ध्यान दें। आपने अपने गुस्से का अवलोकन किया, निरीक्षण किया, या आपकी लालच का या ईर्ष्या का, जो भी हो, एक देखने वाले के रूप में। लालच को देखना, देखने वाला ही लालच है, पर आपने देखने वाले को अलग कर दिया है, क्योंकि आपका दिमाग विश्लेषण के लिए वातानुकूलित, कंडीशन्ड किया गया है। वो विश्लेषणात्मक प्रक्रिया के लिए कंडीशन्ड है, संस्कारबद्ध है, ट्रेंड है, जिस कारण से आप हमेशा किसी भी चीज को, वृक्ष को, आकाश को दृष्टा और दृश्य के रूप में देखते हैं। देखने वाला और वो चीज जिसे देखा जा रहा है। क्या आपने इस पर ध्यान दिया? आप अपने पत्नी की ओर उस छवि के द्वारा देखते हो जो उसके बारे में आपके पास है। जो छवि अवलोकन करता है, देखने वाला है, वो छवि अतीत है। वो छवि समय द्वारा निर्मित हुई है और अवलोकन करता, देखने वाला समय है, अतीत है, जमा किया हुआ ज्ञान है, अलग अलग घटनाओं की, दुर्घटनाओं की, अनुभवों इत्यादि की सूचनाएं हैं, ज्ञान है। वो देखने वाला ही अतीत है, जो चीजों को देखता है जैसे वो खुद वो चीज ना होकर उनसे अलग एक देखने वाला है। अब क्या बिना अवलोकनकर्ता के देख सकते हो? जो कि है कि क्या आप वृक्ष को, कृपया इसे सुनिए, क्या आप वृक्ष को बिना अतीत के, जो देखने वाले के रूप में खड़ा है, देख सकते हो? जो कि है जब वह निरीक्षण करता, देखने वाला होता है, तब वह देखने वाले में और जो दिखाई पड़ रहा है, इनमें अंतर होता है, दृष्टा और दृश्य के रूप में, उस वृक्ष के रूप में। बराबर। वो जगह समय है, क्योंकि वह अंतर है। वो समय गुण है देखने वाले का, जो कि अतीत है, जमा किया हुआ ज्ञान है, जो कहता है कि ये वृक्ष है और ये मेरी पत्नी की छवि है। अब क्या आप बिना देखने वाले के देख सकते हैं? जिसका मतलब है कि क्या आप अपने पत्नी को या वृक्ष को बिना छवि के देख सकते हो? इसे जरूरत पड़ती है भयानक अनुशासन की। अब मैं आपको कुछ दिखाने जा रहा हूं। अनुशासन में अंतर्निहित होती है अनुसारिता, अभ्यास, अनुकरण, नकल करना, टकराव, संघर्ष, जो है उसके बीच और जो होना चाहिए उसके बीच।
तो अनुशासन में संघर्ष है, दबाना है, दमन है, इच्छाओं पर काबू पाना है। वो सब उस शब्द में अंतर्निहित है, लेकिन उस शब्द का अर्थ होता है सीखना, ना कि अनुसार करना, ना कि दमन करना, लेकिन सीखना। और वो मस्तिष्क का गुण जो सीखता है, उसके पास ये क्रम होता है जो कि अनुशासन है। हम अभी बिना अवलोकनकर्ता के अवलोकन करना सीख रहे हैं, बिना अतीत के, बिना छवि के। जब आप ऐसे अवलोकन करते हो, जो है उसे देखते हो, तो जो वास्तव में है वो जिंदा है, जीवंत है। वो ऐसी चीज नहीं है जिसे जड़ के रूप में देखा जाए, जो अतीत की घटनाओं द्वारा पहचानी जाए, अतीत की सूचनाओं, ज्ञान के द्वारा। क्या आप इसे समझ रहे हो? देखिए सर, मैं इसे सरल कर देता हूं। अब आप मुझसे कुछ कहते हो जिससे मुझे बुरा लगता है, दुख होता है, चोट पहुंचती है, और वो दुख, वो घाव अंकित हो जाता है, छप जाता है, रिकॉर्ड हो जाता है। उसकी याद जारी रहती है, और जब वह आगे दुख हो, घाव हो, तो वो भी फिर से रिकॉर्ड हो जाता है, छप जाता है। तो मैं जख्म को, घाव को, तू जख्म, घाव बचपन से ही मजबूत होता जा रहा है। जबकि जब वह दर्द हो, आहत होना हो, आप कुछ मुझसे कहते हो जो मुझे आहत करता है, दुख पहुंचाता है, तो उसे ऐसी संपूर्णता के साथ देखना, उसका अवलोकन करना कि वो घाव रिकॉर्ड ही ना हो, वो छपे नहीं, वो घाव के रूप में रिकॉर्ड ना हो, दुख के रूप में। आप समझ रहे हो? जिस क्षण आप उसे घाव के रूप में, दुख के रूप में रिकॉर्ड करते हो, वो रिकॉर्डिंग जारी रहती है, और आपका बाकी जीवन आप आहत होते रहते हो, क्योंकि आप उस जख्म को मजबूती दे रहे हो, उसमें जोड़ते जा रहे हो। जबकि अगर आप उस दर्द को देखें, उसका अवलोकन करें इतनी पूरी तरह से कि वो रिकॉर्ड ही ना हो, जिसका मतलब है कि तुम्हारा पूरा ध्यान उस आहत होने के क्षण में देना। क्या आप इसे समझ पा रहे हो? क्या आप इसे कर रहे हो? देखिए सर, जब आप बाहर घूमने जाते हो, जब आप इन सड़कों पर घूमने निकलते हो, वह तरह तरह का शोर है, आवाजें हैं, असभ्यता, बेहूदगी, निर्दयता। लगातार ये शोर जो कि बहुत विनाशकारी है। जितना ज़्यादा आप संवेदनशील होते हो, उतना विनाशकारी। ये आपके जीव को आहत करता है, और आप उस चोट का विरोध करते हो, जिस कारण आप दीवार बनाते हो। और जब आप दीवार बनाते हो, तो आप खुद को अलग कर रहे हो, जिस कारण आप अलगाव को, अलग होने को मजबूती दे रहे हो, जिस अलगाव के कारण आपको और ज़्यादा चोटें मिलते जाएगी। जबकि अगर आप
उस शोर को देखें जब आप उसका अवलोकन कर रहे होते हो। उस शोर को लेकर सचेत होना, चौकस होना। तब आप देखोगे आपका जीव कभी आहत नहीं होता। अगर आप अवलोकन करते हो, कृपया देखिए, अगर ये एक सिद्धांत आपको समझ आ जाए तो आपको कुछ विशाल समझ आ गया, जो कि है कि जहां भी अवलोकन करता है, जो खुद को उन चीजों से अलग करता है जिन्हें वो देखता है, वह संघर्ष होगा ही, टकराव होगा ही। चाहे जो भी आप कर लो, जब तक वह दृष्टा और दृश्य के बीच विभाजन है, अंतर है, तब तक वह टकराव होगा ही। जब तक वह विभाजन है, तब तक, जब तक वह हिंदू मुसलमान के बीच विभाजन है, तब तक वह टकराव होगा ही। जब तक वह कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स के बीच विभाजन है, तब तक वह टकराव होगा ही। शायद आप एक दूसरे को बर्दाश्त करते हो, सहन करते हो, जो कि असहिष्णुता के नाम पर बौद्धिक ढकना है। जब तक वह काले में गोरे में विभाजन होगा, बैंगनी और नीले में पीले में, तब तक वह टकराव होगा ही। जब तक आप में और आपकी पत्नी में विभाजन होगा, तब तक वह टकराव होगा ही। और ये विभाजन मूल रूप से तब तक अस्तित्व में होता है जब तक अवलोकन करता, देखने वाला, उस चीज से अलग है जिसे वो देख रहा है। जब तक मैं कहता हूं कि गुस्सा मुझसे अलग है, मुझे गुस्से को नियंत्रित करना है, मुझे उसे बदलना होगा, मुझे मेरे विचारों पर नियंत्रण लाना होगा, मुझे ये करना होगा, वो करना होगा। इसमें विभाजन है, इसलिए वह टकराव है। टकराव में अंतर्निहित है दमन, अनुसारिता, नकल करना। ये सब उसमें शामिल है। अगर सच में आप इसकी सुंदरता को देखते हो कि दृष्टा ही दृश्य है, अवलोकन करता ही वो चीज है जिसका वो अवलोकन कर रहा है, वो दो अलग अलग नहीं हैं, तब आप चेतना की समग्रता को बिना विश्लेषण के देख सकते हैं। तब आप इसकी संपूर्ण सामग्री को तत्काल, तत्क्षण देख लेते हो, जो कि है देखने वाला, अवलोकन करने वाला, विचारक है, सोचने वाला है। और हमने विचारक को ही भयंकर महत्व दे के रखा है। क्या हमने नहीं दिया? हम विचार द्वारा ही जीते हैं। हम चीजें विचार के माध्यम से ही करते हैं। हम हमारे जीवन की योजना विचार द्वारा ही करते हैं। हमारी एक्शन, हमारा कर्म विचार द्वारा ही प्रेरित होता है। और विचार पूरी दुनिया में पूजा जाता है, जैसे कि सबसे असाधारण चीज के तौर पर, जो कि बुद्धि का ही एक हिस्सा है। और विचार, फिर से मैं कहना चाहूंगा कि इस पर कृपा करके थोड़ा बहुत ध्यान दीजिए, इसे समझिए। विचार ने खुद को विभाजित किया है, बांट दिया है एक विचारक के रूप में। विचारक कहता है कि ये विचार अच्छे नहीं,
ये विचार बेहतर है। वो कहता है कि इस आदर्श से बेहतर वो आदर्श है। ये विश्वास उस विश्वास से बेहतर है जो कि पूरा का पूरा विचार का ही उत्पाद है, उपज है। विचार, जिसने खुद को विचारक के रूप में, अनुभवकर्ता के रूप में बांट दिया। विचार ने खुद को श्रेष्ठ, ऊंचा और निम्न, नीचा, इनमें विभाजित किया। भारत में वे उसे आत्मा कहते हैं, श्रेष्ठ, उच्च आप, और यहाँ आप उसे सोल इत्यादि कहते हैं। लेकिन अभी भी वो विचार ही है जो संचालित हो रहा है। विचार ही कार्य में है। ये स्पष्ट है ना? मेरा मतलब है कि तर्क संगत है, तर्कहीन नहीं। मेरा मतलब है कि ये तर्क संगत है, तर्कहीन नहीं। अब मैं आपको इसकी तर्कहीनता दिखाने जा रहा हूं। और हमने हमारी किताबें, हमारा साहित्य जी लिया है। सब कुछ ये विचार है और हमारा संबंध विचार पर आधारित है। जरा सोचिए, मेरी पत्नी, मेरी कोई पत्नी नहीं, मेरी पत्नी छवि है जिसे मैंने विचार करने के द्वारा निर्मित किया है। वो विचार करना चिड़चिड़ेपन से, परेशानी से, झगड़े से निकल आया है। आप जानते ही हो कि पति पत्नी में, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में क्या चलता है। मज़ा, खुशी, संभोग, जलन, चिढ़, रोक टोक, है ना? स्थितियाँ जो अलग करे। और हमारा विचार हमारे संबंध का परिणाम है। और विचार क्या है? अगर आपको ये सवाल किया जाए कि विचार क्या है, कृपया किसी दूसरों का कहा मत दोहराइए, खुद के लिए इसे खोजिए। क्या है विचार? निश्चित रूप से विचार याददाश्त की प्रतिक्रिया है ना? याददाश्त ज्ञान के तौर पर, जानकारी के तौर पर, याददाश्त अनुभव के तौर पर, जो जमा किया गया है, दिमाग की कोशिकाओं में स्टोर किया गया है, जमा करके रखा है। दिमाग की कोशिकाएं अपने आप में यादों की कोशिकाएं है। कोशिकाएं याददाश्त है। अगर आप सोचते ही नहीं हो, बिल्कुल विचार ही नहीं करते हो, तो आपको एमनेसिया हुआ है। आप भूलने की बीमारी की अवस्था में हो। आप अपने घर भी नहीं जा पाओगे। तो विचार, जमा की हुई याददाश्त जो ज्ञान, अनुभव के रूप में है, उसकी प्रतिक्रिया है। चाहे वो आपके हो या सांप्रदायिक या विरासत इत्यादि में मिले हो। तो विचार अतीत की प्रतिक्रिया है जो हो सकता है खुद को भविष्य में प्रोजेक्ट करे, परियोजित करे, कल्पित करे, पर फिर भी वो अतीत है, भूतकाल है, खुद में बदलाव ला रहा है, सुधार, भविष्य के हिसाब से, पर फिर भी ये अतीत है। समझे? क्या मैं आगे बढ़ूं? तो विचार कभी स्वतंत्र नहीं होता, और हो भी कैसा सकता है? स्वतंत्रता क्या है ये उसकी कल्पना कर सकता है। वो आदर्शीकरण कर सकता है कि स्वतंत्रता कैसी होनी चाहिए।
वो स्वतंत्रता का विचार अपने आप में ही, खुद में ही अतीत का है। वो स्वतंत्रता का काल्पनिक आदर्श निर्मित कर सकता है, लेकिन विचार अपने आप में ही, खुद में ही अतीत का है, अतीत से है, जिस कारण हमेशा ही वो पुराना है, जिस कारण कभी स्वतंत्र नहीं है। बराबर। ये आपके स्वीकार या अस्वीकार का सवाल नहीं है, ये तथ्य है। और विचार हमसे जीवन का आयोजन कराता है, संयोजित कराता है अतीत के आधार पर। और वो विचार अतीत के आधार पर कल क्या होगा उसकी कल्पना करता है, जिस कारण वह टकराव है। समझ रहे हो? और उससे सवाल निकलता है, जो कि है, हम में से ज्यादातर को विचार ने अच्छी खासी खुशी दी है ना? खुशी, मजा, जो हमारे जीवन का निर्देशक सिद्धांत है। हम नहीं कह रहे कि ये गलत है या सही, अच्छा है या बुरा। हम उसका परीक्षण कर रहे हैं। मजे, खुशी, वो चीज जो हमें सबसे ज्यादा चाहिए, ज्यादा इस दुनिया में, आध्यात्मिक दुनिया में। अगर आपके पास स्वर्ग हो तो वहां स्वर्ग में खुशी, मजा, किसी भी तरह का, किसी भी रूप में, धार्मिक मनोरंजन, मिस्सा में जाना, सार्वजनिक रूप से इकट्ठा होकर, आप जानते ही हो, धर्म के नाम पर जो सर्कस चलता है। और किसी घटना का मजा, खुशी, चाहे डूबते सूरज का हो, संभोग का हो या संवेदी मजा हो, वो मजा रिकॉर्ड हो जाता है, छप जाता है और उस पर विचार होता है। बराबर। तो विचार खुशी के रूप में हमारे जीवन में अद्भुत भूमिका निभाता है। कल कुछ हुआ जो बहुत प्यारा था, बहुत खुशी देने वाला था, तो वो रिकॉर्ड हो गया। अब विचार आता है और उस पर विचार करते जाता है और कल फिर से उसे दोहराना चाहता है। सेक्स की खुशी को या कोई और खुशी हो, तो विचार उस घटना को जो बीत चुकी है, हो चुकी है, उसे जीवन शक्ति देता है। मुझे आशा है कि आप ये समझ रहे हैं। और रिकॉर्ड होने की प्रक्रिया, छपने की प्रक्रिया ही ज्ञान है, जो कि अतीत है, और विचार अतीत है। तो विचार खुशी के मजे के रूप में बना रहता है, खुद को जीवित रखता है। और अगर आपने इस पर ध्यान दिया होगा तो मजा हमेशा ही अतीत में होता है या आने वाले कल के मजे की कल्पना, वो भी अतीत है, जो अनुस्मरण को भविष्य के रूप में कल्पित कर रहा है। बराबर। और आप ये देख सकते हैं कि जहां भी मजा होता है, उस मजे के पीछे भागना होता है, उसका पीछा करना होता है, वहां डर का पोषण भी होता है।
क्या आपने इस पर कभी ध्यान नहीं दिया? कल जो मैंने किया उसका डर, उस दर्द का डर, शारीरिक दर्द जिससे पिछले हफ्ते मैं गुजरा था, उसके बारे में सोचना, उस डर को पोषित करना। वो दर्द तो खत्म हो चुका है, लेकिन मैं फिर भी उसे लेकर चलता हूं, उसके बारे में सोचकर। बराबर। तो विचार मजे को बनाए रखता है और उसे पोषित करता है, उसके साथ साथ डर को भी। इसके लिए विचार जिम्मेदार है। कल मुझे खुशी हुई थी और मैं उसे फिर से कल दोहराना चाहता हूं। मैंने कुछ किया था, मुझे कोई दर्द था, दुख था शारीरिक। वो बहुत भयानक है, जिसे मैं नहीं चाहता कि मुझे फिर से मिले। मैं उसके बारे में सोचता हूं, न केवल वर्तमान का, भविष्य का, बल्कि मृत्यु का डर, अज्ञात का डर, अनजान का। वह कई प्रकार के डर है। पूरा ना होने का डर, प्यार ना मिलने का डर, प्रेम पाने की चाह, सब विचार की रचना है। तो वह विचार की तर्क संगतता है और तर्कहीनता है। बराबर। क्या आप ये सब समझ पा रहे हो? चीजों को करने के लिए विचार का प्रयोग होना चाहिए, तकनीकी रूप से। ऑफिस में जब आप खाना बनाते हो, बर्तन धोते हो, तब ज्ञान उत्तम तरीके से कार्य में होना चाहिए। वह कार्य में विचार की तार्किकता है, तर्क है। पर विचार पूरी तरह से तर्कहीन भी हो सकता है, जब वो मजे और डर के रूप में पोषित होता हो। और फिर भी विचार कहता है कि मैं अपनी खुशी को, मैं मेरे मजे को पाने को त्याग नहीं सकता। इसके बावजूद कि विचार जानता है, वो संवेदनशील है, जागरूक है कि उसके साथ दर्द भी आ रहा है। तो विचार की संपूर्ण रचना को लेकर जागरूक होना, जटिल सूक्ष्म विचार की गतिविधि को लेकर। और वो कोई मुश्किल चीज नहीं है, ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं। अगर एक बार आप ये कहते हो कि मुझे ऐसे जीने का तरीका, रास्ता ढूंढना है जो पूरी तरह से अलग हो, एक जीने का तरीका जिसमें कोई टकराव नहीं, संघर्ष नहीं। अगर सच में ये वास्तविक मांग हो तो, जैसे आप खुशी की मांग करते हो, अगर ये आपकी आग्रहपूर्ण जुनूनी मांग हो तो, कि भीतर से और बाहर से ऐसा जीवन जीना जिसमें चाहे जो भी हो जाए, किसी भी हालत में कोई भी टकराव ना हो, कोई भी विरोधाभास ना हो, फिर आप इसकी संभावना को देखेंगे। क्योंकि हमने समझाया कि टकराव, विरोधाभास अस्तित्व में तभी होता है जब वह विभाजन हो, विखंडन हो, बांटना हो। वो जो मैं नहीं हूं और वो जो मैं हूं, इनमें विभाजन हो। जब मैं हिंदू हूं और आप ईसाई हो, साम्यवादी हो, समाजवादी हो और बाकी सब, आप समझ रहे हो? पूरा का पूरा रैकेट चलता है दुनिया में। फिर अगर आप उसे देखते हो शाब्दिक रूप से नहीं या बौद्धिक रूप से नहीं,
क्योंकि वो कोई देखना नहीं है। पर जब आप वास्तव में इसे समझते हो, जब आपको इसका बोध होता है कि वह अवलोकनकर्ता में, देखने वाले में और दृश्य में कोई अंतर नहीं है, विचारक और विचार में कोई भेद नहीं, फिर तब आप वो ही देखते हो जो वास्तव में है। और जब आप देखते हो कि वास्तव में सच में क्या है, तो देखते ही आप उसके परे निकल जाते हो। आप समझ रहे हो? आप उसके साथ जो है रुकते नहीं हो। आप जो है उसके साथ तभी रुकते हो जब देखने वाला जो है से अलग होता है। क्या आप ये समझ रहे हो? पता नहीं कि समय क्या हो रहा है। हम पूछेंगे, 1 मिनट सर, थोड़ा इसे देखिए। ये जटिल है, पर सच में ये थोड़ा सरल है। जी मैडम। मैडम कह रही है कि क्या आप आखिरी भाग को दोहरा सकते हो? मुझे नहीं पता कि मैंने क्या कहा। सर कृपया हंसिए मत। मैं ये जानबूझकर नहीं कह रहा। मैं सच में भूल गया हूं। मैं इसे अलग तरह से कहता हूं। देखिए, हमने जीवन को ये मैं हूं और ये मैं नहीं हूं में विभाजित किया है। हम और वे में भौगोलिक रूप से, राष्ट्रीय रूप से, धार्मिक रूप से, पारिवारिक रूप से विभाजन, विखंडन, अलग अलग। ये विभाजन अनिवार्य रूप से, मूल रूप से तब तक रहता है जब तक वह देखने वाला, दृष्टा, उस चीज से अलग होता है जिसे वो देख रहा है। जब मैं खुद की तरफ एक देखने वाले के रूप में, जो देखने वाला उस चीज से जो देखी जा रही है उससे भिन्न है, अलग है, देखता हूं, तो मैं जो है उसे बदलना चाहता हूं। मैं उसे दबाना चाहता हूं, उसका दमन करना चाहता हूं, या उससे ऊपर उठना चाहता हूं। जानते हो ना, जो मैं सोचता हूं कि ऐसा होना चाहिए, उसके अनुरूप करने की कोशिश करना। आदर्श जो मैंने देखने वाले के तौर पर प्रक्षेपित किया है। अब इसमें विरोधाभास है, लेकिन देखना कि वास्तव में क्या है, बिना देखने वाले के देख पाना, जो कि अतीत है, समय इत्यादि है। जब आप ऐसे जो सच में है उसे देखते हो, उसका अवलोकन, निरीक्षण करते हो, तब जो है वो अद्भुत परिवर्तन से गुजरता है, क्योंकि वो अब और जो है नहीं है। जो आपने सोचा कि जो है, ये कुछ संपूर्ण रूप से नया है। देखिए, मैं आपको 1 मिनट में दिखाऊंगा। क्या मुझे उदाहरण देने की ज़रूरत है? मैं उदाहरण देने में थोड़ा कमज़ोर हूं। आप ये देखते हैं, है ना? क्या हम एक दूसरे को समझ पा रहे हैं? सर 1 मिनट मुझे ख़त्म करने दीजिए, फिर आप पूछ सकते हैं। पता नहीं कि समय क्या हुआ है। तो देखिए, इस संध्या हमने क्या बातचीत की। ये बहुत सरल है। कैसे खुद में
हर तरह के टकराव को, विरोधाभास को, द्वंद्व को खत्म करे, उसका अंत करे। केवल तभी आप जान पाओगे कि प्रेम क्या है, और ये केवल तभी जगह ले सकता है जब आप अपने खुद की संपूर्ण सामग्री को देख सको, गैर विश्लेषणात्मक रूप से। विश्लेषण अनिवार्य रूप से तब अस्तित्व में आता है जब वह अवलोकनकर्ता, निरीक्षणकर्ता मौजूद होता है। विचारक जो विश्लेषण कर रहा है, लेकिन देखने वाला, विचारक, विश्लेषक खुद ही विश्लेषण है। वो वही चीज है जिसका वो विश्लेषण कर रहा है, वही विचार है। जब वह देखने वाले के बीच और दृश्य के बीच ये विभाजन खत्म होता है, तब जब उस विभाजन का अंत हो जाता है, तो जो है वो अब और वो नहीं है जो है। आप मस्तिष्क उसके परे निकल गया है। जी सर, अब आप सवाल पूछ सकते हो। सज्जन पूछ रहे हैं कि जब मैं सवेरे उठूं और पाऊं कि वहाँ ये विभाजन है, देखने वाला और दृश्य के बीच, तो मैं ऐसा क्या करूं कि ये द्वंद्व, ये अंतर विभाजन खत्म हो जाए। सर, आप इसे खत्म नहीं कर सकते। सर, मुझे बताइए, क्या आप दृष्टा और दृश्य के अंतर के विभाजन के सत्य को देखते हैं? उसके सत्य को, तर्क को, तथ्य को क्या आप इसे देखते हो? इसके सत्य को या नहीं देखते? ये सहमति की बात नहीं। क्या आप इसके सत्य को देखते हैं? रुकिए सर, ये अति गंभीर चीज है। सहमति या असहमति का इसमें कोई लेना देना नहीं। मुझे ध्यान पर, मेडिटेशन पर बात करनी थी, पर अब नहीं। इसमें वो भी अंतर्निहित है। सर, एक मिनट, मुझे इसे खत्म करने दीजिए। इसके महत्व को देखिए सर। देखिए, सत्य ये है कि मैं गुस्सा हूं, ना कि मैं गुस्से से अलग हूं। ये सत्य है ना? एक तथ्य है, मैं गुस्सा हूं, मैं गुस्से से अलग नहीं हूं। जब मैं जलन में हूं तो मैं जलन हूं, ना कि मैं मेरे जलन से अलग हूं। मैं जलन से खुद को अलग करता हूं क्योंकि मैं जलन को लेकर कुछ बदलना चाहता हूं। मैं उसे बनाए रखना चाहता हूं, या उससे पीछा छुड़ाना चाहता हूं, या उसे युक्ति संगत करना चाहता हूं, या उसके साथ बोर होना चाहता हूं। जो भी कुछ हो, आप उसके साथ कुछ करना चाहते हो। लेकिन तथ्य यह है कि मैं ही जलन हूं। ये वास्तविकता है ना? सच है। अब मैं करूं क्या? जब मैं ही जलन हूं, मैं क्या करूं? मैं कैसे एक्शन लूं, क्रिया करूं, जब मैं ही जलन हूं? जब मैंने खुद को जलन से अलग समझा था, तो मैंने सोचा कि मैं उस पर कोई एक्शन लूंगा। मैं जलन पर कुछ क्रिया प्रतिक्रिया करूंगा, उसे दबाऊंगा, या उससे दूर भागूंगा, या उसे
तर्कसंगत बनाऊंगा। आप अलग अलग चीजें करते हो, तो मुझे लगा कि मैं कुछ कर रहा हूं, लेकिन यहां मुझे लगता है कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा। बराबर। जब मैं कहता हूं कि मैं जलन हूं, मैं वहां से गति नहीं कर सकता। बराबर। सर, क्या ये सही है? मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। दो प्रकार की गतिविधियों को देखिए। वो एक्शन, क्रिया, जो तब जगह लेती है जब आप जलन से अलग होते हो, जिसमें जलन का खत्म होना नहीं है, जिसमें जलन का अंत नहीं है। आप इससे भाग सकते हो, इसे दबा सकते हो, उसे श्रेष्ठ बना सकते हो, पर वो वापस आएंगी ही। वो वही है, हमेशा वही होगी, क्योंकि वह जलन और आप में अंतर है, विभाजन है। अब वह पूरी तरह से अलग एक्शन है, क्रिया है, जब वह विभाजन ना हो, क्योंकि उसमें अवलोकन करता ही, देखने वाला ही देखा गया हुआ है। जहां दृष्टा, देखने वाला ही दृश्य है, वो उसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकता। बराबर। पहले वो कुछ करने में सक्षम था, उसके बारे में कुछ कर पाता था। अभी वो केवल स्तब्ध है, वो निराश है, वो कुछ नहीं कर सकता। बराबर। अब अगर दृष्टा ही दृश्य है, फिर वह ये कहना नहीं होता कि मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। आप समझ रहे हो इसे? वो जो है वही है। पता नहीं कि ये आपको समझ आ रहा है या नहीं। वो ही ईर्ष्या है, जलन है। अब जब वो खुद ही जलन है, तो क्या जगह लेता है? बोलिए सर, देखिए इसे। 1 मिनट का समय निकालकर इसे देखिए। समय लीजिए, देखिए इसे। जब मुझे लगता है कि मैं मेरी जलन से अलग हूं, तो मुझे लगता है कि मैं उसके बारे में कुछ कर सकता हूं, और उसके बारे में करने में, एक्शन में, वह टकराव है, संघर्ष है, विरोधाभास है। और यह दूसरी तरफ, जब मुझे इसके सत्य का बोध होता है कि मैं ही जलन हूं, दृष्टा ही दृश्य है, फिर क्या जगह लेता है? टकराव के तत्व का, विरोधाभास के तत्व का, अंश का अंत हो जाता है ना? वह टकराव का अस्तित्व होता है, और इधर यह टकराव का अस्तित्व नहीं होता। तो टकराव, विरोधाभास ही जलन है। कृपया ताली मत बजाइए, थोड़ा समय लेकर देखिए सर इसे कि क्या कहा गया है। पता नहीं कि आप तालियां बजाने क्यों लग जाते हो। प्रश्न पूछा गया है कि जब जलन ईर्ष्यामय हूं और मैं ही जलन हूं, तो विरोधाभास का अंत हो जाता है, क्योंकि मैं जानती हूं कि यह जलन है, और उसका अंत हो जाता है। लेकिन
जब मैं रास्ते से घूमने निकलती हूँ और रास्ते का शोर मैं सुनती हूँ और वो शोर मैं हूँ और मैं ही वो शोर हूँ, तो कैसे जब ये शोर लगातार हमेशा के लिए चलता ही रहेगा तो कैसे ये विरोधाभास खत्म हो, क्योंकि शोर तो खत्म होता ही नहीं है। मैडम, ये बहुत सरल है। मैं नहीं कहता कि वो शोर मैं हूं। मैं नहीं कहता कि आकाश मैं हूं या वृक्ष मैं हूं। मैं क्यों कहूं कि वो शोर मैं हूं? नहीं नहीं, कृपया हंसिए मत। पता नहीं कि इन बेवकूफ चीजों पर आप हंसते क्यों हो। हमने अभी अभी बताया कि अगर आप अवलोकन करते हो, अगर आप कहते हो कि मैं उस शोर को सुनता हूं, सुनना, पूरी तरह से सुनना, विरोध के साथ नहीं, फिर वो शोर चाहे लगातार हमेशा के लिए चलता जाए, वो आप पर असर नहीं करेगा। जिस क्षण आप विरोध करते हो, जो कि है आप शोर से अलग है, ना कि अपनी पहचान शोर के साथ जोड़ना। पता नहीं कि आप इस फर्क को देखते हो या नहीं। सर देखिए, शोर चलता रहता है और मैं उसका विरोध करता हूं, एक दीवार बना लेता हूं, तब क्या जगह लेता है? टकराव, विरोधाभास, है ना? क्या मैं उस शोर को, चाहे जो भी हो जाए, बिना विरोध के सुन सकता हूं? महिला कह रही है, हां, अगर आप जानते हैं कि 1 घंटे में ये शोर बंद होने वाला है तब। नहीं मैडम, ये फिर भी आपके विरोध का ही हिस्सा है। मैडम कहती है कि उसका मतलब ये है कि मुझे सारी जिंदगी ये शोर सुनना पड़ेगा जब तक कि मैं बहरी नहीं हो जाती। नहीं मैडम सुनिए, मैडम सुनिए, मैं पूरी तरह से अलग कुछ कह रहा हूं। हम कह रहे हैं जब तक वहां विरोध है, वहां टकराव है, विरोधाभास है, संघर्ष है। चाहे मैं मेरी पत्नी या पति का विरोध करूं, चाहे मैं कुत्ते के भौंकने का विरोध करूं या रास्ते पर के शोर का, वहां टकराव होगा ही। अब शोर को बिना विरोध के कैसे सुने, इसके बारे में ही हम बात कर रहे हैं। आप शोर को सुन सकते हो जब मस्तिष्क संपूर्ण रूप से, चाहे विरोध का कोई भी प्रकार हो, उससे स्वतंत्र हो, ना केवल शोर के लिए पर जीवन में हर चीज के लिए। पति, पत्नी, राजनेता, सुनना, सुनो। फिर क्या जगह लेता है? आपका सुनना प्रखर हो जाता है, तीव्र हो जाता है, तीक्ष्ण। आप और भी ज्यादा संवेदनशील बन जाते हो, जिस कारण शोर केवल एक हिस्सा है, यह संपूर्ण जीवन नहीं है। तो सुनने की क्रिया अपने आप में ज्यादा महत्वपूर्ण है, ना कि शोर। सुनना महत्वपूर्ण चीज हो जाती है, ना कि शोर। सर मुझे लगता है मुझे अभी रुकना होगा, 10 बज के गए हैं। हम कल नहीं, अगले हफ्ते आगे की बात करेंगे।